दिखाते हैं कि किन केमिकल हथियार का खतरा असल में मंडरा रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि केमिकल वॉर आगे आने वाले दिनों में छिड़ सकता है। केमिकल वॉर में अगर छिड़ता है तो फिर केमिकल अटैक कितने तरीके के होते हैं, इनके कितने एजेंट्स होते हैं, केमिकल वेपन कितने तरीके के पूरी दुनिया ने देखे हैं या फिर कितनी बड़ी तबाही मंडरा रही है, आपको हम लेकर के चलते हैं वॉर जोन वर्चुअल स्टूडियो में। और वॉर जोन वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको दिखाते हैं कि असल में कितने सिस्टम पर अटैक करने वाले केमिकल वेपन्स होते हैं। एक एक करके आप देखें, यहां पर आपको नजर आ रहा है ना, नर्व एजेंट, इसके अलावा चोकिंग एजेंट। नर्व एजेंट का मतलब यह होता है कि नर्वस सिस्टम पर यानी आपके दिमाग की नसों को फाड़ देने वाले कई केमिकल वेपन इस्तेमाल किए जाते हैं जो रशिया के पास में है। फिर आ जाता है चोकिंग एजेंट। चोकिंग एजेंट का मतलब यह होता है कि आपकी सांस रोक देने वाले एजेंट, आपकी सांस रोक देने वाले केमिकल्स होते हैं। फिर इसके अलावा होते हैं ब्लड एजेंट, यानी आपके खून तक जा करके उन्हें कई बार कैंसरस तक भी कर देते हैं, जिसकी वजह से आने वाली कई पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। और इसके अलावा ब्लिस्टरिंग एजेंट होते हैं। ब्लिस्टरिंग एजेंट का मतलब यह होता है कि अगर इन केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो फिर शरीर पर छाले पड़ जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, जिनका किसी भी तरीके का कोई इलाज नहीं होता और आने वाली जो नस्लें होती हैं, आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं। सेहत से जुड़ी न जाने कितनी चुनौतियां आती हैं। आपको हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट स्टूडियो में लेकर के चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी रचना बंसल इंतजार कर रही हैं। उनके पास में एक पूरा वॉर जोन तैयार है जो ये बताएंगी कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, केमिकल हथियार कहां पर वार करता है, वार करने के बाद किस तरीके से आपके पूरे शरीर का नुकसान होता है और शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा केमिकल वेपन का असर होता है। रचना बताएं, ओवर टू यू। राशिद, वो हथियार जो देखे जा सकते हैं, गोला बारूद, बम, मिसाइल, रॉकेट मिसाइल, ये हम सब कुछ देख रहे हैं यूक्रेन पर 19वें दिन युद्ध के। लेकिन ये जो केमिकल हथियार है, इसका जिक्र एक बार फिर से बहुत तेजी से हो रहा है। और केमिकल हथियार कैसे काम करता है वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। केमिकल हथियार जो कि बहुत हमें मालूम नहीं होता और इस तरीके से शरीर के एक एक अंग को अपना निशाना बनाता है। नर्व सिस्टम जैसे कि नसों पर अपना असर दिखाएगा, आपको धीरे धीरे इसका समझ आएगा। हालांकि केमिकल हथियार भी दो तरीके के होते हैं, एक जो कि तुरंत असर दिखा देते हैं और एक वो जो तुरंत असर नहीं दिखाते हैं। इसमें हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान तुरंत भी चली जाती है और तिल तिल कर मरने को मजबूर भी हो जाते हैं। नर्व सिस्टम यानी कि नसों पर असर करता है, आपकी स्किन पर इस तरीके के ये घाव छोड़ देगा या फिर इस तरीके के नुकसान पहुंचा देगा जो आपकी जान पर जोखिम हो सकते हैं। स्किन पर आपकी असर होगा। फेफड़े जो कि सांस लेने में आपको मदद करते हैं, अगर फेफड़े नहीं तो कुछ नहीं, फेफड़ों पर सीधा अटैक करता है। और कई बार तो केमिकल हथियार इतना ज्यादा घातक होता है कि इंसान का शरीर भाप में तब्दील हो जाता है, मतलब मांस नहीं रहेगा, हड्डी नहीं रहेगी, सिर्फ भाप हो जाएगा शरीर। ये अलग अलग इंटेंसिटी के हथियार पर डिपेंड करता है। अब आ जाइए धूल। ये जो धूल हम अपने आसपास समझते हैं, हवा में धूल मिली होती है, इसी धूल के कणों में मिल जाता है ये केमिकल हथियार। और 10 मिलीग्राम कई बार काफी होता है एक इंसान की जान लेने के लिए या फिर इंसान के आसपास कई लोगों की जान लेने के लिए। आपके खून में घुल जाएगा। दिल जो कि पंप करता है, जो कि सांस हमें देता है, धड़कनों पर वार करता है। सांस की नली में अगर यह अटैक कर जाए, क्योंकि शरीर के किसी भी अंग पर अटैक कर सकता है, सांसों के जरिए शरीर के अंदर जा सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस युद्ध में केमिकल वेपन का अगर इस्तेमाल होता है तो फिर ये दोनों ही लिहाज से खतरा है। एक वो तबाही की तस्वीरें जो हम चारों तरफ यूक्रेन में देख रहे हैं, और एक अगर केमिकल हथियार का इस्तेमाल होता है तो फिर आने वाली कई पीढ़ियां, कई सदियां भी इस पर असर डालेंगी। राशिद, ठीक है, रचना ने हमें यह बताया कि शरीर के किन किन हिस्सों पर अटैक करता है केमिकल वेपन। ये केमिकल्स कौन से होते हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। ज़ेलेंस्की जब अपने फौजियों के बीच में पहुंचे, वो फौजी जो रूसी आघात के बाद में घायल हैं, तो कैसे उनका हौसला बढ़ाया है। और ज़ेलेंस्की ने यह कहा, अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जाता है तो आप तैयार रहें, आपके जज्बे को सलाम है, क्योंकि जैविक हथियारों से आप डरे नहीं, आप परमाणु हथियारों से आप डरे नहीं, और आप 24 घंटे सातों दिन सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की सेवा कर रहे हैं। आने वाली नस्लें आपकी बहादुरी को, आपके त्याग को याद करेंगी और हम सभी को आप पर गर्व है। देखिए और सुनिए भी। Як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Нормально. Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно. Одужуйте. Сил вам. Ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Чим можемо допомогти? Ну, остается, салат отлично. Да. Работает. Супер.
यूक्रेन के राष्ट्रपति किस तरीके से अपने फौजियों को हौसला बढ़ा रहे थे आपने ये देखा, लेकिन इस बीच वॉर जोन सायरन बजने वाला है और वॉर जोन सायरन बजने का मतलब यह है कि बैटल जोन ब्रेकिंग आ गई है। यूक्रेन के एंटोनोव प्लांट पर रशिया ने अटैक कर दिया है। हमले के बाद भीषण आग लगी है। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। खिरसान में रशिया की फौज का विरोध किया जा रहा है। युद्ध के विरोध में सड़क पर लोग उतर आए हैं। लेकिन लवीव के यवरिस्की में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें 35 लोगों की मौत हो गई है और कहा यह जा रहा है इनमें से ज्यादातर यूक्रेन के लोग हैं। ये हमला असल में एक एयरबेस पर किया गया है। एयरबेस जो पोलैंड से लगभग 12 मील की दूरी पर है। पोलैंड से 12 मील की दूरी से हमला कर देने का मतलब यह है कि नेटो की सीमा की तरफ जाकर के अटैक करना। पूरी यूक्रेन से अभी तक अटैक हो रहा था, लेकिन अब जिधर नेटो की फौज है वहां से जाकर के यानी पश्चिमी साइड से भी अटैक शुरू हो गया है। इस अटैक के बाद जो भी फौजी घायल हैं उनका क्या कहना है, एक बार सुनिए। 18-та доба війни, наше щоденне ранкове зведення. Противник визначився з напрямком основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступі на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь. 24 तारीख से लेकर के अब तक 19 दिनों में आपने दो चीजें सुनी हुई हैं और इसमें व्लादिमीर पुतिन बार बार ये कहते हैं कि हम कोई टारगेटेड अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ही निशाना बना रहे हैं। लेकिन इस बीच जो बाइडेन ने 3 बार अपने अमेरिका के नागरिकों के सामने आकर के कहा कि अगर किसी भी अमेरिका से जुड़े शख्स को खरोच भी आती है तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। लेकिन एक अमेरिका के रिपोर्टर की मौत हो गई है और ये अटैक रशिया की फौजियों ने किया है। हालांकि रशिया का ये कहना है कि हम टारगेटेड अटैक नहीं कर रहे हैं और युद्ध के बीच में गेहूं के साथ घुन तो पिसी जाता है। लेकिन एक रिपोर्टर जिसका नाम क्विन है, अमेरिकन रिपोर्टर है, बुरी तरह से घायल हुए हैं और वो बता रहे हैं कि 36 सेकंड, ये 36 सेकंड किस तरीके के गुजरे हैं। डॉक्टर ने पूछा आपको क्या हुआ, तो रिपोर्टर का क्या कहना था, रिफ्यूजी इलाके में जाकर के क्या क्या किया गया, ये रिपोर्टर ने क्या कहा और किस तरह से रशिया की स्ट्रिंगर मिसाइल ने अटैक किया है, ये सब कुछ इस रिपोर्टर की जबानी सुनिए। Juan. Where are you from? The U.S. Yes. What happened to you? We crossed the first bridge in Irpin. We're going to film other refugees leaving, and we got into a car. Somebody offered to take us to the other bridge, and we crossed a checkpoint, and they start shooting at us. So the driver turned around, and they kept shooting. It's 2 of us. My friend is Bren Renault, and he's been shot and left behind. And how is he? I don't know. You don't know. You don't know what happened to He you. was. I saw him being shot in the neck, and we got split, and I got pulled into the And who brought you here? an ambulance. I don't know. लेकिन पूरी दुनिया पर असर भी होने लगा है। पूरी दुनिया अलग अलग ब्लॉक्स में बंटने लगी है लेकिन इस बीच वॉर जोन बिग ब्रेकिंग, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच जर्मनी ने नई तैयारी कर दी है। F-35 फाइटर जेट खरीद सकता है जर्मनी, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जर्मनी जो अभी तक निर्गुट बना हुआ था लेकिन अब रशिया के खिलाफ बोलने लगा है। जर्मनी जिसके साथ में पिछले लगभग 1.5 दशक में रशिया के रिश्ते बड़े अच्छे और बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन अब जर्मनी ने फैसला किया है कि F-35 फाइटर जेट खरीदेंगे। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि जिस केमिकल हथियार की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ज़ेलेंस्की अपने फौजियों से जिस केमिकल हथियार को लेकर सावधान रहने के लिए कह रहे थे, इनमें केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप रसायन शास्त्र समझते हैं तो समझ पाएंगे कि कितने ज्वलनशील होते हैं, कितने खतरनाक होते हैं, इनका नाम क्या होता है। आपको हम वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। वीएक्स और सरीन, इन 2 केमिकल के बारे में कहते हैं कि शरीर से खून सोख लिया करते हैं। फिर आता है ताबुन। ताबुन का मतलब ये होता है एक ऐसा केमिकल जो सीधे आंख पर अटैक करके आपके नर्वस सिस्टम तक जाता है आंख के जरिए। फिर फॉस्जीन है। फॉस्जीन एक ऐसा केमिकल है जिसके बारे में कहते हैं कि आपकी आंख को पूरी तरह से सुखा देता है। फिर क्लोरीन है। क्लोरीन आपके लिए जहर जैसा है। साइनाइड, हालांकि आपने एक अलग साइनाइड सुना है, पोटेशियम साइनाइड, जो अगर जबान पर रखते हैं 6 सेकंड के अंदर मौत होती है। लेकिन इन केमिकल वेपन में पोटेशियम साइनाइड नहीं बल्कि हाइड्रोजन साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है।
हाइड्रोजन साइनाइड का मतलब ये होता है सिर्फ 1 सेकंड के भी छठे हिस्से में किसी की भी मौत हो जाती है। आर्सिन है, आर्सिन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से शरीर को अपंग कर देने वाला केमिकल। सल्फर मस्टर्ड और ब्रोमोएसीटोन, ब्रोमोएसीटोन बहुत ही खतरनाक केमिकल है। ब्रोमोएसीटोन एक ऐसा केमिकल है जो अगर किसी भी तरह से शरीर के टच में आ जाए या फिर इसकी भाप भी शरीर के टच में आ जाती है तो 17 सेकंड के अंदर मौत हो जाती है। यानी 6 सेकंड के अंदर मौत देने वाले केमिकल, 17 सेकंड के अंदर मौत देने वाले केमिकल, 1 सेकंड से भी कम वक्त में मौत देने वाले केमिकल। इन केमिकल्स के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन आप ये जानना चाहेंगे ना, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में या फिर किसी और युद्ध में कभी केमिकल बम गिरा है? जानना चाहेंगे ना आप? रचना के पास चलिए, रचना बताएंगी। आज के दौर में केमिकल वेपन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि इससे पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भी केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद भी हुआ है। 2 खाड़ी युद्ध ऐसे रहे जहां पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया गया, जो हम दर्शकों को जानकारी देंगे भी, जिसमें इराक ने ईरान पर हमला किया था। 1980 दशक की बात है ये। 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो फिर यहां पर करीब 50,000 सैनिक मारे गए थे। 2 खाड़ी युद्धों का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो सद्दाम हुसैन का जिक्र में भी इसमें आता है। इसमें इराक ईरान के बीच में युद्ध हुआ और इसके बाद करीब 12 लड़ाइयां ऐसी रही जहां पर इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। सद्दाम हुसैन ने अपने ही देश में विद्रोहियों पर केमिकल वेपन से हमला करवाया था, जिसमें कि करीब 1 लाख लोगों के मारे जाने की खबर थी। अब इसी तरह से जैविक हथियारों का इस्तेमाल होता है और ये कई बार देखा गया है। कुल 12 लड़ाइयों में इस केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है। 2013 का जिक्र करें जब गृह युद्ध की जैसी स्थिति थी और अब उसी वक्त सीरिया में इसका इस्तेमाल हुआ था। जापान में कुछ आतंकी घुसे थे, केमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ था। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अब तीसरे विश्व युद्ध की जिक्र जब हो रहा है तो फिर केमिकल वेपन का जिक्र एक बार फिर से है और यही आरोप रूस यूक्रेन पर और यूक्रेन रूस पर लगा रहा है। केमिकल वेपन और बायो वेपन को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, एक बार सुनिए आप ज़ेलेंस्की को, उसके बाद फिर से हम आपको वॉर जोन में लेकर के चलेंगे। Авіабомби знову били по нашій державі від сходу до заходу. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. Ми були праві. Я говорив протягом довгого часу, Північний потік – це зброя, яка ударить по всій Європі. Тепер це очевидно. और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन को सैन्य मदद देना जरूरी है, ये अमेरिकन सेनेट ने कहा है। यानी अमेरिका के सांसद ये कहना चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ खड़ा रहना जरूरी है और अमेरिकन सेनेट की तरफ से, खासतौर से यूएस के जो विदेश मंत्री हैं, यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका। ये ब्लिंकन का कहना है यूक्रेन के कई इलाकों में रशियन नेवी ने हमला कर दिया है। एक बार फिर से हम ज़ेलेंस्की का एक और बयान आपको सुनाते हैं। रशिया से लड़ाई में हमारे 1300 सैनिक अब तक शहीद हो चुके हैं और मेलिटोपोल के मेयर को रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस और जर्मनी से कैसे गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की और ये कह रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। रशिया यूक्रेन से लड़ने के लिए किराए के सैनिक भर्ती कर रहा है, इस तरह के आरोप भी ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं। सुनिए। України і ніколи не будуть прийняті. Впродовж ночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста – негайно звільнити його з полону. Ми звертаємось до усіх лідерів світу, які говорять з Москвою. Франція, втрати російських військ колосальні. Динаміка втрат окупантів на 17-й день вже така, що можна впевнено говорити, це найбільший удар по російській армії за десятки років. Вони ніде не втрачали більше за таку кількість днів. Від початку вторгнення 30... 2.5 हफ्ते से ज्यादा का भी युद्ध हो चला है, लेकिन दिन रात की रिपोर्टिंग इंडिया न्यूज भी कर रहा है। पोलैंड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट,
कीव के नजदीक से। इसके अलावा जयप्रकाश ने और राहुल गौतम ने जो बॉर्डर रिपोर्टिंग की है, जहां से माइग्रेशन हो रहा है, यानी जहां पर पलायन चल रहा है, वहां की रिपोर्ट एक बार फिर से क्विक रैपअप में आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर और इंडिया न्यूज के कैमरे के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा युद्ध से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक तस्वीर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये तमाम जो टेंट्स यहाँ लगाए गए हैं, यहाँ पे लगातार रेफ्यूजीज आ रहे हैं। यूक्रेन के लोग अपना घर बार छोड़कर अन्य मुल्कों में भाग रहे हैं, वहां पर शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में बताया जा रहा है तकरीबन 25 लाख लोग अपना घर छोड़ चुके हैं, जिसमें से 15 लाख अकेले पोलैंड में मौजूद हैं, क्योंकि उनके मुल्क में लगातार बमबारी हो रही है, भीषण युद्ध हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जितने भी शहर हैं यूक्रेन के फिलहाल, चाहे वो मारियापोल हो, चाहे वो खीव हो, खार्किव हो, इन तमाम शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है। यानी मारियापोल में तो बताया जा रहा है कि हर 30 मिनट में एक बम गिराया जा रहा है। दोहो बॉर्डर चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट यूक्रेन और पोलैंड का बहुत बड़ा चेक पोस्ट है। ये चेक पोस्ट आप देख सकते हैं कि कैसे बैचेस में रेफ्यूजीज अंदर आ रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, यंग मदर्स। वेदर को और मुश्किल खड़ा कर देता है लोगों को। यहाँ पे 6 से 7 लाख लोग इसी बॉर्डर से निकले हैं और यहाँ से निकल के आगे एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे इनका पेपर वर्क होता है और वहाँ से आगे उनका कैपिटल ऑफ पोलैंड जो वार्शो है वहाँ पर निकलते हैं। मैं मौजूद हूँ शेल्म रेलवे स्टेशन पर, जो कि यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर के पास है, और यहाँ पर पिछले 15 दिनों में तकरीबन 1.5 लाख यूक्रेनियन नागरिक अपना देश छोड़कर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अपना सब सामान, जितना सामान ये समेट पाए, जाहिर है युद्ध के हालातों में निकलना आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। और यहाँ शेल्म रेलवे स्टेशन पर तकरीबन अभी के समय में भी हजारों की संख्या में यूक्रेन के नागरिक मौजूद हैं, और ये तमाम परिवार, जिनको ये भी श्योरिटी नहीं है कि वापस जा भी पाएंगे अपने देश या नहीं जा पाएंगे। मेरे साथ हैं वॉलंटियर्स जो लगातार काम कर रही हैं। वो वॉलंटियर्स जो हैं डे नाइट 7 दिन वो हमसे जुड़े रहे, कहाँ नाइट शिफ्ट देना है, सब कुछ मैंने मैनेज किया है। जब मौका मिला फेलो इंडियंस की मदद करने, तो हमने जितना हो पाया हमने किया। हम जॉब करते हैं, जॉब से जल्दी निकल के छुट्टी लेके जितना हो सके हम ट्राई कर रहे हैं मदद करने की। देखा आपने कि कैसे चैलेंजेस फेस किए, लॉजिस्टिक्स अरेंज किए। कैमरा पर्सन वेंकटेश परिमल के साथ जयप्रकाश, इंडिया न्यूज के लिए बुडापेस्ट से। आपने जयप्रकाश रमैया की रिपोर्ट देखी, राहुल गौतम भी मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि पिछले लगभग 18-19 दिन से दिन रात एक करके आप वॉर जोन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी ये बताएं कि अभी आपकी लोकेशन क्या है और जहां पर आप हैं क्या देख पा रहे हैं, अभी तक की रिपोर्ट क्या कहती है, जहां आप हैं कीव यहां से कितना दूर है, बॉर्डर लाइन एरियाज पर क्या चल रहा है, माइग्रेशन को लेकर के आपके पास में क्या खबर है, रशिया और यूक्रेन युद्ध का अभी ताजा अपडेट क्या है? राहुल, देखिए, मैं जोशिल बॉर्डर के पास मौजूद हूं और तकरीबन यहाँ से जो जहां पर बॉम्बिंग हो रही है वो मात्र 60 किलोमीटर दूर एक शहर है लवीव, वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। बताया जा रहा है कि हर 15 से 20 मिनट में एक बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है उस शहर पर, और यहाँ से तकरीबन 6 या 7 घंटे की दूरी पर मौजूद है कीव, जिसको तीनों तरफ से घेर लिया गया है रूसी फौजों के द्वारा। हमें बताया गया है कि रशिया कोशिश कर रहा है कि 3 फ्रंट खोलकर एक पेरीमीटर को बनाए और उस पेरीमीटर को फिर टाइट करता हुआ जो कीव है उसके अंदर दाखिल हो। मात्र 16 मील दूर रह गई है जो रूस की सेनाएं हैं कीव से, लेकिन कीव के अंदर अब बताया जा रहा है जब रशियन फोर्सेस दाखिल होंगी उस समय भीषण युद्ध होगा, क्योंकि आप जानते हैं ज़ेलेंस्की और जो उनका कैबिनेट है वो लगातार लोगों से अपील कर रहा है, आम लोगों से, कि आप बाहर आइए, हथियार उठाइए। और आप जानते हैं कि अगर आम इंसान छापामार युद्ध अगर करे भी तो एक प्रोफेशनल आर्मी से लड़ना कितना मुश्किल होगा। तो आप ये मान के चलिए जो कैजुअलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं अगर रूसी फौज दाखिल होती है। आपको एक बात और समझनी होगी कि कोई मुल्क किसी मुल्क पर कितनी ही बमबारी कर ले, लेकिन अगर उसको उस मुल्क को जीतना है तो उसको उसके शहरों पर कब्जा करना पड़ेगा। इसीलिए अब जो टैंक्स हैं या जो पैदल सिपाही हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रूस के द्वारा और उनको अंदर भेजा जा रहा है। मैं एक छोटा सा अपडेट और दे दूं अपने दर्शकों को कि अब यूरोप के अंदर हथियारों की होड़ मच गई है, यानी तमाम जो मुल्क हैं
जिनका बॉर्डर लगता है रशिया से, जिनको खतरा है रशिया से, वो अब हथियार खरीद रहे हैं। तो यानी एक आर्म्स रेस हो गई है यूरोप में। एक काम कर लेते हैं, आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए मैं रुक रहा हूं। आपकी एक बहुत जांबाज रिपोर्ट है वॉरजोन से। राहुल गौतम की एक रिपोर्ट देखते हैं, दोबारा से फिर राहुल के पास में लाइव चलेंगे। पोलैंड से राहुल गौतम की रिपोर्ट। जानकारी मिल रही है कि कीव पर रशिया एक आखिरी हमले की योजना बना रहा है। जितने भी तमाम शहर हैं यूक्रेन के, चाहे कीव हो, खार्किव हो, सुमी हो, लवीव हो, इन तमाम शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। सुमी और लवीव में बताया जा रहा है कि हर 15 से 30 मिनट पर एक बॉम्ब को गिराया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि लगातार यूक्रेन के नागरिक अपने देश छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में जा रहे हैं और तकरीबन 25 लाख यूक्रेन के नागरिक ऑलरेडी शरणार्थी बन चुके हैं। इसके अलावा जो सिचुएशन है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है और जो लोगों के मरने का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 12,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि इस आंकड़े की पुष्टि रशिया ने खुद ने नहीं की है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का साफ तौर पर मानना है कि अब तक 600 से 700 नागरिक यूक्रेन के मारे जा चुके हैं। जाहिर है जो सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर वो खराब होती जा रही है और जो युद्ध के बादल पूरे यूरोप में मंडरा रहे हैं वो और घने होते जा रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर अपना शिकंजा जकड़ना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की माने तो रशिया अब और सैनिक डोनेट्स्क और क्रीमिया, जो ये दो जगह हैं, उनके थ्रू और यूक्रेन के अंदर भेज रहा है। यानी जो लड़ाई है वो अब अपने अंतिम दौर की तरफ चल पड़ी है। यूक्रेन के जो नागरिक हैं वो खुद हथियार उठाकर रशिया की जो फौज है उसका सामना कर रहे हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए राहुल गौतम के पास फिर से हम चलेंगे और साथ ही आपको वॉर रूम भी लेकर के चलेंगे। मेरे सहयोगी रचना बंसल आपको ये बताएंगी कि रशिया की फौज की आज की स्ट्रैटेजी क्या है, कितने बॉर्डर से अटैक कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन एरिया में है या फिर नहीं, अर्बन से लेकर के रूरल तक और रिमोट लोकेशन से लेकर के जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं या जितने भी गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट हैं वहां तक पहुंचे हैं या फिर नहीं, और कीव पर कब्जा करने में अभी कितने घंटे बाकी हैं। जहां पर फौजियों पर अटैक किया जा रहा है यानी जहां पर एयरबेस है वो कहां पर है, ये सारा ज्योग्राफिया रचना बताएंगी। और इसके अलावा ग्राउंड जीरो आपको लेकर के चलेंगे। राहुल मेरे साथ में लाइव है। एक ब्रेक।